हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के एसएसटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल प्रश्नों की संख्या तो इसमें लगभग 48 है और मैं इसको चाहूँगा कि एक पार्ट में ही ख़त्म करूँ, लेकिन देखिए मैं इसमें कहाँ तक आपको यह वीडियो करवा के प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, मिक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अगर यह 48 प्रश्न है तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इसमें से 5 से 7 प्रश्न डायरेक्ट सीधे-सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है? ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। तो इसमें जो पराजय हुई थी वो हुई थी तुर्की की। ठीक है, आइए दूसरा सवाल पे देखते हैं कि गैरिबल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबल्डी ऑप्शन में है सिपाही, किसान, जमींदारी, नाविक। तो सभी बच्चे जानते हैं कि गैरिबल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। यहाँ देखिए 1926 ईस्वी में है, 1911 ईस्वी है, 1928 है और 1931 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूँ, कि 14वीं लोकसभा में मतलब महिलाओं की कितनी भागीदारी रही। तो ये बहुत कम थी उस समय। अब मात्र आपको बता दें 6.51% ही इनकी भागीदारी थी। अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अभी 14वीं के बाद में क्या हुआ, 15वीं। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या है, तो थोड़ा सा मतलब 14वीं के बाद में जो 15वीं को थोड़ा सा बड़ा होगा। ए में है 4.9%, 10.86%, सॉरी 10.86 और 12.4 है, 15.8 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10.86%। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल आपने देखा होगा कि काउंट कावूर को विक्टर इमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सभी को पता है, बहुत सारे इजी प्रश्न है ये। तो उसको क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बैठक होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैठक। वह कहाँ हुई थी। आइए, तो ऑप्शन में है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में और लंदन में। तो ये हुई थी उस समय लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन में है फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति और नवंबर की क्रांति। तो सभी को पता है, इसको अक्टूबर की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 में और 1887 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1887, 1887 में। ठीक है, ये सारे प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से सीधे सीधे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए 10 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है गरीबों को हटाना, बी में है सूचना तंत्र पर नियंत्रित करना, सी में है बूथ पर कब्जा करना और डी में है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। एक बार और ऑप्शन देखिए, गरीबों को हटाना, उसके बाद में सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, बूथ पर कब्जा करना। ये देखिए ये तीनों ऑप्शन से लोकतंत्र में हम मतलब सुधार कर सकते हैं या उसकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खुद से लग गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये बहुत मतलब सारे लगभग सारे लोग इसके आंसर जानते होंगे। 15 मार्च 1950 को इसका मतलब गठन किया गया था। भारत की
आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो सभी को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं जिसमें मान के चलिए कि गवर्नमेंट प्लस मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। एक में है सेवा क्षेत्र, दो में है कृषि क्षेत्र, तीन में है औद्योगिक क्षेत्र। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, सॉरी रुक जाइए एक सेकेंड, तृतीय क्षेत्र पूछ रहा है ना। देखिए तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र के श्रेणी में रखते हैं। बाकी मैं आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा सबका डिटेल्स देने का प्रयास करूंगा। इसमें प्रश्न संख्या ज़्यादा इसलिए सबके डिफिनेशन से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। देखिए सिलोन कहा जाता था कि मिलोन की कोलोन कहा जाता था कि इनमें से कोई नहीं। तो जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे उनको हम लोग कोलोन कहते थे। ठीक है, कोलोन कहते थे। अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, तो बहुत मतलब प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो ये आपको बता दें कि हमारे बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। आगे आते हैं कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी। देखिए ऑप्शन में 1924 ईस्वी है, 1930 ईस्वी है, 1919 है, 1920 है। तो ये किया गया था आई थिंक 24 में किया गया था, 1924 में किया गया था। तुर्की, हाँ यही 24 ही होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न नंबर 17 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे चितरंजन दास, स्वराज पार्टी जिनको बोलते हैं स्वराज दल उन्हीं थे। आगे वाला सवाल पे देखते हैं कि 2012-13 की बात पूछ रहा है कि देखिए अभी आ गया अर्थव्यवस्था क्वेश्चन। 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय कितनी थी, उस समय का बात पूछ रहा है। तो उस समय में भी लगभग ठीक ठाक ही था। इसे बहुत सारा मतलब ज़्यादा ही था, कम नहीं था। 68,747 रुपये लगभग था। ये दूसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये। तो ये लगभग ये भी सवाल आपके सामने से होकर गुजरा ही होगा। तो उस समय मतलब भारत के जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 20 रुपये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुद्रा के उपयोग से किसको लाभ हुआ है, उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, या इन दोनों को। तो बताइए मुद्रा के प्रयोग से तो मेरे हिसाब से दोनों को लाभ होना चाहिए, उपभोक्ता को भी और उत्पादक को भी। उपभोक्ता का मतलब जो मतलब वस्तु का उपभोग करता है, उत्पादक यानी जो प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अब आगे वाले सवाल पे हम बढ़ते हैं। मुद्रा के प्रयोग में किसको प्रोत्साहन मिला, बचत को, मतलब पूंजी निर्माण को, ऋणों का लेन देन, या इन सभी को। तो मुद्रा के प्रयोग में किस सभी को, मतलब सभी को मिला है। अब बचत को भी मिला होगा, पूंजी निर्माण को भी मिला होगा, ऋणों का लेन देन, यानी इनमें से तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बम्बई में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ चुका है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल मैंने कब खुला था। याद रखिएगा ये आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1854 में बम्बई में पहली बार कपड़ा का मिल खुला था। आइए 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास और अहमदाबाद। तो उनका नाम ऐसे ही बोला जाता है कि जमशेद जी टाटा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जमशेदपुर में। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैं करता हूँ 24 नंबर का। दोनों कर देते हैं 24 और 25, बाकी के आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको
बाकी के सवाल को मैं बाद में दूसरे वीडियो में करवा दूंगा। अगला सवाल है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? देखिएगा, बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, धन की देवी लक्ष्मी। तो कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ये विद्या देवी सरस्वती जो थी उन्हीं का चित्र अंकित था। ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यह प्रश्न बहुत माने लोगों को कंफ्यूज करता है। कभी किसी को लगता है 19 है, कभी किसी को 20 है, किसी को कुछ भी। लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी मतलब बढ़ोतरी ही हुई है, लेकिन इसका अभी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर 19 होगा। 19 को आप लोग श्योर मान के चले। इस सारे प्रश्न VVI हैं, एकदम बोर्ड में एकदम छपने वाले हैं। बाकी की इसके आगे का जो भी प्रश्न है मैं आपको करवा के दूंगा। तब तक के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को मतलब पढ़ते रहें मन से और तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।